हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट नंबर 4, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक के साथ मनी एंड कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है उसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट तो होता है मनी मार्केट और दूसरा कंपोनेंट होता है कैपिटल मार्केट। तो जो मनी मार्केट है उसमें हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करते हैं और जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के साथ डील करते हैं। तो कुछ बेसिक फीचर्स क्या हैं मनी मार्केट के। तो मनी मार्केट में हमें अगर फंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से फंड रेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मनी मार्केट का कि जो मैच्योरिटी पीरियड है इनके इंस्ट्रूमेंट्स का दैट इज अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर का मीनिंग क्या है, या तो 1 साल या 1 साल से कम के लिए। तो यूजुअली हम इसमें उन एसेट्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं जिसमें जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, जो मनी मार्केट है उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, कमर्शियल बिल्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए जिनको टी बिल्स भी बोलते हैं, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस एंड कॉल मनी एंड नोटिस मनी। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के। अभी कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट में हम 1 साल या एक साल से ज्यादा के लिए फंड्स रेज करते हैं। कैपिटल मार्केट में यूजुअली 1 साल से ज्यादा के लिए फंड्स रेज किए जाते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। तो इसमें एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और इसमें मतलब बहुत कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है। जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें आ जाएगा बॉन्ड्स, आ जाएगा स्टॉक्स, आ जाएगा। तो बेसिकली जो मनी मार्केट है और जो कैपिटल मार्केट है इसमें मेन डिफरेंस यही है, जो मनी मार्केट है उसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर होता है और जो कैपिटल मार्केट है उसका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो कैपिटल मार्केट है वो दो टाइप्स की हो सकती है। कैपिटल मार्केट या तो होगी प्राइमरी मार्केट या होगी सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में फ्रेश इशू होता है और जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज होती हैं उनमें डीलिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम डिफरेंस देख सकते हैं कि प्राइमरी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो मेन डिफरेंस होता है दैट इज द पीरियड ऑफ फाइनेंस। इन द मनी मार्केट द फंड्स आर रेज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म, तो इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट वेरीज फ्रॉम 1 डे टू 12 मंथ्स। और ऑन द अदर हैंड अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें, जो मार्केट है ये लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है, मतलब यूजुअली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर मोर देन अ 1 ईयर। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं, टी बिल्स हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो सकते हैं। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो यूज ऑफ फंड्स किसके लिए होता है, फॉर फाइनेंसिंग बिजनेस ऑपरेशंस, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। और जो कैपिटल मार्केट है इसकी होगी जैसे कैपिटल बजटिंग हो गया, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स होगी वो सब। इसमें जो वॉल्यूम ऑफ फंड्स होगा वो होगा जैसे फॉर एग्जांपल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स डील्स विद लार्ज अमाउंट, और ट्रेजरी बिल इज अ मिनिमम ऑफ 1 लाख, और जो सीडी और सीपी है वो मिनिमम 25 लाख के होते हैं। ठीक है, और जो कैपिटल मार्केट की बात करें तो फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर स्मॉलर। ठीक है, और जो मनी मार्केट है उसको हम फर्दर ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते प्राइमरी सेकेंडरी। ऑन द अदर हैंड जो कैपिटल मार्केट है उसको हम कर सकते हैं इनटू द प्राइमरी मार्केट एज वेल एज द सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट में जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं उसमें क्या आ गया, बैंक आ गया, डिस्काउंट हाउसेज आ गया, एक्सेप्टेंस हाउसेज आ गया। और अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएटरीज हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, जॉबर्स एक्सेट्रा। जो मनी मार्केट है इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, कोई ऐसी फॉर्मल प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो कैपिटल मार्केट है उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस एक स्पेसिफिक प्लेस में सिचुएटेड होती हैं। मनी मार्केट में कोई भी नीड नहीं होती ब्रोकर्स की, और जो कैपिटल मार्केट है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है ब्रोकर्स की। जो मनी मार्केट है वो लैंडर्स और बोरोअर्स के बीच में लिंक की तरह एक्ट करता है फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स, एंड जो कैपिटल मार्केट है वो लिंक की तरह एक्ट करता है फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स। आई होप आपको मनी मार्केट और जो कैपिटल मार्केट है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम है। तो सबसे पहले हमें लर्न करके जानी है जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी डेफिनेशन। तो फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, फाइनेंशियल सिस्टम मींस द स्ट्रक्चर
that is available in an economy to mobilize the capital from various surplus sectors of the economy and allocate and distribute the same to the needy section. तो फाइनेंशियल सिस्टम के तहत क्या होता है कि जो इकोनॉमी है उसमें जितने भी सरप्लस वाले सेक्टर्स हैं वहां से पैसा निकाल के उसको एलोकेट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द नीडी सेक्शंस। मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है इन्वेस्टमेंट्स की सेविंग्स की इनटू इन्वेस्टमेंट्स एंड कंजप्शंस। और जो फाइनेंशियल मार्केट है एक तरह से एक माइरेट मार्केट है एंड इंस्टीट्यूशन है जिससे फंड्स का चैनलाइजेशन होता है बिटवीन द लेंडर्स टू द बोरोअर्स। तो फाइनेंशियल मार्केट इज द हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो बेसिकली क्या क्या फंक्शंस हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की या बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम की। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, इशू करता है या गैदर करता है डिपॉजिट, सप्लाई करता है लोन फ्रॉम द कलेक्टेड पूल ऑफ मनी, अंडरटेक करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, बूस्ट करता है ग्रोथ, सेटअप करता है स्ट्रक्चर्स, प्रोवाइड्स द मॉनेटरी एंड कंसल्टिव सर्विसेज, परमिट्स पोर्टफोलियो अडैप्टिव फॉर एग्जिस्टिंग एसेट्स, अलॉटमेंट ऑफ चांस एंड रिस्क, इट फॉर्जेस अ कनेक्शन बिटवीन द डिपॉजिटर एंड इन्वेस्टर और बूस्टिंग में हेल्प करता है। मतलब जितनी भी कैपिटल क्रिएशन में हेल्प करता है, एड्स वैल्यू ऑफ टाइम टू एसेट्स एंड मनी, पूरा स्ट्रक्चर जितनी भी हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनको एलोकेशन में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करता है और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को क्रिएट करने में, जज करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, अगर हम सीधी इजी लैंग्वेज में बात करें, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आएगा, फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आगे वो आएगा, हमारे फाइनेंशियल जितने भी एसेट्स आगे वो आएगा, फाइनेंस की सर्विसेज होगी वो आएंगी, फाइनेंस की मार्केट होगी वो आएगी और मनी आएगी। बेसिकली जो फाइनेंशियल हमारा सिस्टम है इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन को कर लिया, उसके बाद हमने फाइनेंशियल सिस्टम के जो फीचर्स हैं उनको समझ लिया। अब कंपोनेंट्स क्या है, मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस किस को मिला के बनता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम के बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, वो एक तरह से मीडिएटर का एक्ट करता है बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोअर। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जिनको हम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, और ऑन द अदर हैंड दूसरे हो सकते हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जिनको हम नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में जितने भी हमारे एसेट्स हैं फाइनेंस के वो आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट जो कॉल मनी है वो वन डे के लिए होती है, जो नोटिस मनी है या टर्म मनी है इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कौन कितने टाइम के लिए होती है। जो नोटिस मनी होती है दैट इज फॉर मोर देन अ डे बट लेस देन 14 डेज, और जो टर्म मनी है वो 14 डेज से लेके 365 डेज के लिए हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आएंगी, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, ये सारी मिला के फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट बनती है। तो जो फाइनेंशियल इसमें और साथ में क्या आ जाएगा, फोर्थ कंपोनेंट आ जाएगा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्रेडिट मार्केट, और लास्टली आ जाएगा मनी। अगर मनी ही नहीं होगी तो एक्सचेंज ही नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वाइड है क्योंकि उसके कंपोनेंट्स में सारी की सारी फाइनेंस वाले एलिमेंट्स आ गए। नंबर 1 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नंबर 2 फाइनेंशियल एसेट्स, नंबर 3 फाइनेंशियल सर्विसेज, नंबर 4 फाइनेंशियल मार्केट्स एंड नंबर 5 मनी। और अगर हम वैसे दूसरी तरह कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में या 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, और हमें रोल ऑफ सेबी के बारे में भी जाना है। तो सबसे पहले हम स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन को लर्न करेंगे या समझेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स where securities could be in the form of bonds, notes, shares, debentures etc. उनका बाइंग एंड सेलिंग होता है एट द प्राइस गवर्न बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंजेस ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड मार्केट होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स होता है एट अ प्राइस जो कि डिटरमाइन किया जाता है बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और बेसिकली ये दो, जैसे जो हमारी कैपिटल मार्केट है उसका पार्ट बनती है स्टॉक एक्सचेंजेस, क्योंकि कैपिटल मार्केट में ही हम सिक्योरिटीज का बाय एंड एक्सचेंज करते हैं। और जो सिक्योरिटीज होती हैं उसमें हम 2 मार्केट्स होंगी, इसमें एक तो होगी प्राइमरी मार्केट, एक होगी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होगी, वेयर कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स एंड म्युनिसिपैलिटीज एंड अदर इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज कैन रेज मनी बाय, मतलब फ्रेश इशू होता है। और जो सेकेंडरी मार्केट होता है इसमें जो ऑलरेडी
इशूड होती है, उनकी ट्रेडिंग होती है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में बेसिकली 3 तरह की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस अलग अलग जगह पे जैसे हैं, अहमदाबाद में भी है, मतलब अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। फीचर्स क्या है स्टॉक एक्सचेंजेस के? स्टॉक एक्सचेंजेस आर अ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, ऑल्सो डील्स इन सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। इसमें रेगुलेट होता है ट्रेड इन द सिक्योरिटीज, डीलिंग होती है ओनली इन द रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज, ट्रांजेक्शन चलती रहती हैं, रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, एक तरह से मयरिंग डिवाइस है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड सिक्योरिटी का, ऑपरेट करती हैं एज पर द रूल्स एंड द गाइडलाइंस। तो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन अभी और रोल ऑफ सेबी क्या है? देखो, सबसे पहले हमें इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का टर्म क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होता क्या है? तो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन defines the entity and efforts and activities to observe and safeguard and enforce the rights and claims of a person who is in the role of investor। मतलब सिंपली इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसके जितने भी एफर्ट्स एक्टिविटीज है उनको ऑब्जर्व करना और मतलब ध्यान रखना कि वो सही जा रहे हैं या नहीं, और उनको एडवाइस एंड लीगल एक्शन के लिए हेल्प प्रोवाइड करना है। क्योंकि यूजुअली अज्यूम किया जाता है कि उनके पास लैक ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जानने होंगे, इन्वेस्टर्स के क्या राइट्स होते हैं, तो इन्वेस्ट एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो इन्वेस्टर्स को रजिस्टर होना पड़ेगा सेबी के अंतर्गत, और जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो ब्रोकर शुड बी नोन टू द कस्टमर बाय आस्किंग द इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए जो उन्होंने जो भी परचेज किया है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब केवाईसी नॉर्म्स कंप्लीट होने चाहिए, और जितना भी वो कंप्लीट रिकॉर्ड है एवरी ट्रांजेक्शन का वो कंप्लीट होना चाहिए। अभी रोल क्या है सेबी का, सेबी क्यों लाया गया और सेबी का रोल क्या है? तो सबसे पहले सेबी क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 को, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट 1992। इसकी प्रियम्बल के अकॉर्डिंग ये बेसिक फंक्शन सेबी के बताता है। सेबी का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज and to promote the development of and to regulate the securities market and for the matter of connected therewith or incidental thereto। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कैसे करता है? इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द सेक्शन 11 पार्ट 2 ऑफ सेबीज एक्ट। इसमें क्या क्या मेजर्स लेता है? देखो, एक तो रेगुलेशन करता है, रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है इंटरमीडिएटरीज को, मतलब जितने भी बैंक, ब्रोकर, एजेंट, बैंकर सबको हो गए, उनकी रजिस्ट्रेशन करता है, रिकॉर्ड और मॉनिटर करता रहता है काम की काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है उनकी रजिस्ट्रेशन करता है, चेक रखता है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है या कोई अनफेयर ट्रेडिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही। उसके बाद ऑब्जर्व करता है जितनी भी मेजर ट्रांजैक्शंस हैं, अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाता है, ट्रेन करता है इंटरमीडिएटरीज को, इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग करता है, असेसमेंट ऑफ फीस एंड अदर चार्जेस करता है, मतलब हर एक वो काम करता है जिससे इन्वेस्टर प्रोटेक्ट हो सके। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीगल फ्रेमवर्क के तहत हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और सर्विस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर का है? 1956 का। कंज्यूमर कौन होता है? अ कंज्यूमर इज द वन हु पेज टू कंज्यूम द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस। तो इस एक्ट के तहत कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स ग्रांटेड हैं। तो वो राइट्स कौन से हैं? राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, right to be assured, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer education। तो इन केस अगर कंज्यूमर का कोई भी राइट फुलफिल नहीं होता है, वो जाके कंप्लेन कर सकता है, मतलब कंज्यूमर कैन रेज अ डिस्प्यूट। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है? कंज्यूमर डिस्प्यूट मीन्स अ डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom a file has been made, वो मतलब डिस्प्यूट एलिगेशंस लगाता है एंड वो कंप्लेन रिड्रेसल एजेंसीज के पास जा सकता है। तो रिड्रेसल के लिए बेसिकली 3 एजेंसीज बनी हुई हैं लेवल वाइज। एक तो है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक है स्टेट कमीशन और एक है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो 3 लेवल्स पे है। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट, वो इन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई की हुई है कि इतने अमाउंट की वहां पे जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा, इस एक्ट के अलावा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, डेंजरस ड्रग्स एक्ट हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोसीजर एक्ट हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट में उनको प्रोटेक्शन मिल सके। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया था 2005 तक।
और इफेक्ट में कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 में। इसका मतलब है जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको एक्सेस है इंफॉर्मेशन का कि अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब अगर उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी है वो आरटीआई फाइल कर सकते हैं और उनके लिए कंपलसरी है कि उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने पूछी है वो डिस्क्लोज करनी है एज पर द क्राइटेरिया। ये इनिशिएटिव किसने लिया था? दिस इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। एक आरटीआई पोर्टल गेटवे है जिसमें सिटीजन क्विक सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का और उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि क्या एक्चुअल में है। इसका मेन पर्पस था टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, और उसमें क्या है, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वो अथॉरिटीज के पास जो 30 डेज के अंदर अंदर या जब भी उन जितनी जल्दी हो सके उन्हें रिप्लाई आ जाएगा। Until 2005 से पहले ऐसा कुछ नहीं था कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन ले सके, पर आजकल तो इसकी बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी हैं क्योंकि लोग वैसे ही हरास करते रहते हैं बार बार विदाउट इतना कुछ नीड ही नहीं होता, सेम ही टॉपिक पे इतनी सारी आरटीआई फाइल होती रहती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आरटीआई की? एम्पावर सिटीजन्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, द एक्ट प्रमोट्स द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्सो हेल्प्स इन कंटेनिंग द, मतलब अगर करप्शन वगैरह है वो भी इजीली पता लग जाता है और जो सिटीजन्स हैं वो इन्फॉर्म्ड हैं और उन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग का पता लगता रहता है कि गवर्नमेंट में कैसे फंक्शनिंग हो रही है। अब नेक्स्ट क्या है? राइट टू सिविल्स एक्ट, राइट टू सर्विसेज एक्ट। सर्विस क्या होता है? सर्विस इज एन इंटैंजिबल कमोडिटी, तो सर्विसेज आर एन इंटैंजिबल इक्विवेलेंट टू द इकोनॉमिक गुड्स। तो इस एक्ट के तहत क्या होता है? राइट टू सर्विसेज एक्ट में हर एक अपनी अपनी गवर्नमेंट के अपने अपने राइट्स होते हैं सर्विस एक्ट के तहत। तो अंडर दिस एक्ट सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर करती रहेगी टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द सर्विसेज, वो सब एप्लीकेबल होता रहेगा टू द जनरल पब्लिक and under any department of government or by a local self government institution। नेक्स्ट है ऑब्वियसली ये सारी चीजें बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं, आरटीआई भी हो गया या कोई भी ये एक्ट्स हो गए। इम्पैक्ट क्या है, इट्स इम्प्लीकेशन क्या है बिजनेस की? देखो, कस्टमर सर्विस इज एन ह्यूज एलिमेंट इन द ग्रोथ एंड कंटिन्यूएशन ऑफ अ बिजनेस। तो हमें कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश टुडे, उनमें आपस में बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। तो कस्टमर सर्विस इज द की अगर किसी भी कंपनी को जंप करना है अहेड ऑफ द कंपटीशन। तो जो आरटीआई है वो बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है क्योंकि आरटीआई से जो बिजनेस है उन्हें इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है जिससे वो अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं करप्शन और अनफेयर कंपटीशन का भी पता लगा सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आरटीआई एक्ट प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है फॉर एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, क्योंकि जो कॉम्पिटिटरी और राइवल कंपनीज हैं उनको भी एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो वो गलत वे से आपकी इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो आपको मेनली इसकी इम्प्लीकेशंस पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, तो वो सारी मेंशन करके आनी है। आई होप आपको यूनिट 4 क्लियर हुआ होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।